नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान बेसिक्स टू मास्टर सीरीज़ में। तो आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास। ठीक है कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ। जैसे आप पैदा हुए वैसे ही मनोविज्ञान का भी जन्म हुआ। उसी प्रकार जिस तरह आपका विकास हुआ उसी प्रकार मनोविज्ञान का विकास भी हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है, का इतिहास बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान कहाँ से आया, हमारे पाश्चात्य संस्कृति से आया या फिर पाश्चात्य देशों से आया, मीन वेस्ट से आया। ठीक है, ये भारत का नहीं है ये विज्ञान। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो जैसा कि पहले भी बताया आपको, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफिकल, कहीं से फिलॉसफी से कहीं ना कहीं संबंधित था यह विषय। ठीक है, जिसको संबंध किया जाता है किसके साथ, फिलॉसफी के साथ। लेकिन क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक सार्थकता है ना, उन प्रश्नों की, जो दर्शन में क्या है, कोई प्रश्न है उसका उत्तर है, लेकिन मनोविज्ञान में उस उत्तर को प्रूव किया जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस से, थ्योरी से, इस तरह से उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है। हमने उल्लेख किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879, जिस प्रकार आपका जन्म हुआ, जो भी सन हुआ था वो, ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि आपका जन्म उस सन में हुआ। वैसे ही मनोविज्ञान का जो औपचारिक प्रारंभ कहा जाता है वो कहा जाता है 1879 में हुआ, जब विल्हम वुंट, है ना, विल्हम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो सबसे पहले आदमी कौन थे, विल्हम वुंट, जिन्होंने 1879 में, ठीक है, कुछ लोग क्या है 79 नहीं समझ सकते, उनके लिए 1879 में स्टार्ट हुआ। किन्होंने किया, विल्हम वुंट ने किया। कहाँ पे, लिप्जिग जर्मनी में। ठीक है, तो आज के बाद आप ये नाम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। कौन से अनुभव में, सचेतन, कि हम जब चेतना है हमारी, ठीक है, हम कुछ चीज़ अनुभव कर रहे हैं तो उसके बारे में, उसके अध्ययन में इनको रुचि थी। और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे कि मन हमारा किस तरह काम करता है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, अगर हमारा मन चाह रहा है कि कोई चीज़ करना तो वो किस प्रकार से होगी, ये सब बात कौन करना चाहते थे, विल्हम वुंट साहब। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, अब जानते हैं किसी भी चीज़ की क्या होती है, संरचना होती है। तो क्या किया उन्होंने, मन की संरचना कैसे हुई इसका विश्लेषण कर रहे थे, जिसे क्या कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्निरीक्षण। अंतर मतलब अंदर में और निरीक्षण मतलब निरीक्षण करना, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, संरचनावादी कहा गया। आगे क्या है समझाएंगे इसको। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभव का विस्तार से वर्णन करें। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उससे कहा गया कि आप अपने दिमाग में जो फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने मस्तिष्क में आपके जो चल रहा है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया जो हो रही है, उसका क्या करना है, आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, जैसे आपको आंसर राइटिंग में कहा जाता है कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, अपना परिचय दें, इसका मतलब अपने स्वयं के बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है, अनुभवों का या अपने जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आपके दिमाग में उसका। यद्यपि अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में अनेक मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, खराब बातें शायद आप नहीं बताएंगे। ऐसा ही कुछ मनोवैज्ञानिकों को भी महसूस हुआ। इसे कम वैज्ञानिक माना गया। लोग कहते थे कि ये ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अंतर्निरीक्षणीय विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सका था। आपने मुझे बताया कि आप ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन आपको खुद मालूम है, आप स्वयं जानते हैं कि आप ईमानदार हैं या नहीं। तो मैं या मेरे पड़ोसी या कोई भी एक्स पर्सन यह नहीं बता सकता कि जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि क्या आप ईमानदार हैं, तो इसका कोई और मतलब निरीक्षण है ना, वो नहीं कर सकता कि कितना सत्य है। आप स्वयं जानते हैं आप ईमानदार हैं या नहीं, आपके मन में कपट है या नहीं। इसके कारण मनोविज्ञान में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। ठीक है, फिर एक नया परिदृश्य उभर कर आया। अब समझते हैं क्या क्या हुआ। 1879 में क्या हुआ, 1879 में क्या हुआ कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हम वुंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अंतर्निरीक्षण किया, इंट्रोस्पेक्शन किया। ठीक है, और क्या किया, मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, तो वो क्या कहते थे लोगों से, जिन पे इंस्पेक्शन होता था, कि आप अपने बारे में विस्तार से बताएं, अपने अनुभवों को एवं मानसिक प्रक्रियाओं को। तो आप समझ गए अंतर्निरीक्षण। तो इससे क्या हुआ,
ये बाकी जो सारे मनोवैज्ञानिक थे ये इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो जब भी कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एक नई चीज़ निकल के आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पहले डॉट पेन से लिखते थे, ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो कंपनी ने क्या किया, नए जेल पेन लाना स्टार्ट कर दिए। फिर बाद में इंक पेन आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर बाद में एक ही पेन में अलग अलग रंग, मतलब देख रहे हैं आप, परिदृश्य जो है बदलता जा रहा है। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी हुआ। अब क्या हुआ वो देखते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय बाद की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया। तो इनको क्या कहा गया, फंक्शनलिस्ट। किनको, विलियम जेम्स को। तो 1879 में क्या हुआ, 79 में क्या हुआ कि विलियम वुंट ने जर्मनी में किया। तभी कुछ सालों बाद अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैम्ब्रिज में पहुंच गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसमें क्या करते थे, वो फंक्शनलिस्ट उपागम का यूज़ करते थे, यानी कि प्रकार्यवादी करते थे मन के अध्ययन के लिए, ठीक है। सब कुछ मन का अध्ययन हो रहा है। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने के बजाय, ठीक है, मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उनका यह मानना था कि मानस की संरचना है ना, लोग अपने बारे में बताएं स्वयं, इससे अच्छा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मन क्या करता है, ठीक है, मन क्या करता है तथा व्यवहार, उनका जो व्यवहार है लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। आगे देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए प्रकार्यवादियों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है, ठीक है। कोई भी व्यवहार है आवश्यकता की पूर्ति के लिए कैसे योग्य बनाता है, इसके बारे में बात की गई। तो जो अंतर्निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, स्वयं के बारे में बताएं, और ये क्या चाह रहे थे कि आवश्यकताओं के लिए मानव का व्यवहार किस तरह से बदलता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि वातावरण की वजह से इंसान का मन जो भी काम कर रहा है उस प्रकार से उनकी मानसिक प्रक्रियाएं, उनके जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतना है, उसमें काम करती रहती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक थे जॉन डीवी, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जो फंक्शनलिस्ट हैं, जो प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपके वातावरण में वो चीज़ है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, उस तरह से आपका मन काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कहना था विलियम जेम्स का, ठीक है, जो थे अमेरिका से। इसके बाद क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो विलियम वुंट थे उनके खिलाफ क्या आई, संरचनावाद के खिलाफ क्या आई, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान यानी कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई, ठीक है। इसने प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना, है ना। तो इसने क्या माना कि जो प्रात्यक्षिक, जो आपका परसेप्शन है किसी चीज़ को लेके, आम को लेके, सेब को लेके, या कोई किसी भी चीज़, किसी मनुष्य को लेके, किसी टीचर को लेके, किसी स्टूडेंट को लेके, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो अनुभव है, उनके संगठनों को माना गेस्टाल्ट ने, ठीक है। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने तर्क किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है, ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे। जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं, ठीक है। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चीज़ों की तेज़ गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं, इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। इनका कहना ऐसा है कि जब आप ट्रेन में हैं तो आप, जब ट्रेन तेज़ी से जाती है तो आप क्या देखते हैं कि जो आपके सामने जो स्थिर वस्तुएं हैं, पेड़ है, पौधा है, या कोई बिल्डिंग है, तो क्या आपको तेज़ी से पीछे जाते हुए महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप वो परसेप्शन, आपका प्रत्यक्ष वो हो रहा है उस समय, ठीक है चीज़ वहीं पर स्थिर, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं, ठीक है, उसमें क्या लगता है आपको कि चीज़ बहुत तेज़ी से जा रही है, ठीक है। जैसे ही आपको बताया चमकते बल्बों से प्रकाश, है ना, इतने सारे जब चमकते बल्ब रहते हैं तो हमको क्या लगता है, जब आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग लगती है दिवाली में, उसमें क्या लगता है कि लाइन से जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो खाली चमकते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि वो लाइन से जा रहे हैं। तो ये इस तरह का मानना किसका था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का, जो किसके विरुद्ध था, संरचनावाद के विरुद्ध, ठीक है। इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है, मतलब जो हम फील करते हैं ना, जो हमारा परसेप्शन है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके, ठीक है। मान लीजिए किसी के लिए कोई एक्टर है एक्स, उसके लिए आपका परसेप्शन ख़राब हो, ठीक है, आपके लिए वो अच्छा एक्टर नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के लिए हो,
तो ये डिफरेंट लोगों पे, अलग अलग लोगों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टाल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? गेस्टाल्ट होता है आपका अनुभव। हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हुए अध्याय 5 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है और परसेप्शन जो है ना, जो आपका प्रत्यक्षण है, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में किसमें? चैप्टर 5 में। और हमारे जो कोर्स के बच्चे हैं उनको मालूम पड़ रहा होगा कि जो हम इसकी बात कर रहे थे अभी प्रत्यक्षण की, है ना, तो किस तरह हमने जब अभिप्रेरणा और संवेग चैप्टर देखा था, वहाँ भी हमने देखा था कि हमारी जो प्रत्यक्षण किस तरह से काम करता है, ठीक है। जब हम इमोशंस की बात कर रहे थे कि आप किसी चीज़ को कैसा परसेप्शन लेते हैं। अब संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद किस रूप में आई, ठीक है। तो 1879 में क्या आया था आपका? संरचनावाद आया था। उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप में एक और आया बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, है ना। 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है आपका, ना वो मन है एवं चेतना, इसके जो विचार हैं, बोला कि इनका केंद्रीय विषय नहीं है, ठीक है। व्यवहारवाद को उन्होंने कहा, व्यवहारवाद के जो वैज्ञानिक थे जॉन वॉटसन, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो मन है एवं जो चेतना है, जो कॉन्शियस है, जो चेतन है आपका, वो क्या है? मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय नहीं है। उन्होंने क्या कहा? वे दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। तो जो जॉन वॉटसन थे, ये किसके प्रभावित थे? ये इवान पावलोव से। अब ये इवान पावलोव भाई साहब कौन है, ये देखेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है, उनके अकॉर्डिंग क्या है? मन प्रेक्षणीय नहीं है ना। और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देखा पहले ही कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ईमानदार हैं, लेकिन सामने वाले को लग सकता है कि आप ईमानदार नहीं हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मन प्रेक्षणीय नहीं है। आपके मन का परसेप्शन, आपके मन के लिए ये मान लीजिए आपके मन के लिए ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स का सेवन करता है उसके मन के लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो जो इनका कहना था, जो बिहेवियरिज्म वाले थे, जो व्यवहारवाद वाले थे, कि मन प्रेक्षणीय नहीं है और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान है क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन, उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो किस पे होना चाहिए? व्यवहार के अध्ययन पे, कि आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियरिज्म इस तरह से क्यों है, अथवा अनुक्रियाओं, उद्दीपकों की, आपका जो स्टिमुलस है जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। तो मान लीजिए कि आपको कभी एकदम से गर्म झटका लगता है, या फिर आप कुछ किचन में खाना बना रहे हैं और एकदम से आप तवे पे या कढ़ैया पे या किसी चीज़ पे आपका हाथ लग जाता है। तो जैसे ही आपका हाथ लगता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप हाथ देखते हैं और जल रहा है फिर आप पीछे खींचते हैं, नहीं, क्यों? वो एकदम तुरंत होता है, तो उसकी भी एक अलग प्रोसेस है। लेकिन समझने के लिए क्या है? अनुक्रिया, प्रैक्टिकली क्या है कि आपको एक स्टिमुलस मिला, वहाँ से कि चीज़ गर्म है, अपना हाथ तुरंत हटाओ, आपको समझ में आया कि वहाँ पे डेंजर है, खतरा है, ठीक है। तो इसका मापन है। अब मान लीजिए हल्का सा गर्म होगा तो शायद आप पकड़ भी लेंगे, है ना, और थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आप अपना हाथ हटा लेंगे। तो क्या कहा उन्होंने? जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया व्यवहारवाद में, उन्होंने कहा, ठीक है। वाटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं, ठीक है। तो वाटसन का जो व्यवहारवाद का विकास था कि बिहेवियर, मनोविज्ञान क्या है? लोगों का बिहेवियर। अब वो मन की बात नहीं कर रहे हैं और चेतना की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहार की। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे स्किनर, जिनको हम पढ़ेंगे आगे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग, है ना, व्यवहारवाद को प्रैक्टिकली विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया तथा इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। तो उन्होंने, स्किनर ने किस पे फोकस किया? व्यवहारवाद पे, ठीक है, बिहेवियरिज्म पे। हम स्किनर के कार्य का इस पुस्तक में आगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, है ना, किस तरह किया उन्होंने। वाटसन के बाद, वाटसन मतलब कौन? व्यवहारवादी वाले जो थे 1910 जॉन वाटसन के बाद, यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा। तो अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ व्यवहारवाद की बात हो रही है। मन चला गया, चेतना चली गई, जो हम पहले थे कहाँ से? 1879 में, कि मन की संरचना, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा आया? वो, और फिर जॉन वाटसन का व्यवहारवाद। इसके बाद मनोविज्ञान के विषय में एवं उसकी विषय वस्तु के विषय में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे, साथ साथ स्टार्ट हो रहा था।
एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे सिगमंड फ्रॉइड थे। तो आपके लिए आज से पहले आदमी थे विल्हेम वुंट और उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्या किया जो सिगमंड फ्रॉइड थे, इन्होंने मानव का जो स्वभाव है ना, इसके विषय में अपने जो मौलिक विचार थे उनके, उससे क्या किया, पूरी दुनिया को बता दिया कि क्या चीज़ है मनोविज्ञान और क्या चीज़ है मानव स्वभाव। वो आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे कैसे। फ्रॉइड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड ने क्या किया, मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं, ऐसी इच्छाएं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपकी चेतना में नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप ठीक है पढ़ना चाह रहे हैं कॉन्शियस है आप, लेकिन आपके अचेतना में क्या चल रहा है कि अच्छा मेरे को ये नई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है, या कोई आपका इतना प्रिय आदमी या महिला या किसी ऐसे से मिलना चाहते हैं जो अचेतना में है आपकी, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपके खुद के लिए, ठीक है ना, वैसी इच्छाएं। या फिर आप मान लीजिए कोई बड़े एक्टर से मिलना चाहते हैं, वो आज की तारीख में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो चलता है। एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। अब द्वंद्व आप जानते हैं, जो कोर्स के बच्चे हैं कि अभिप्रेरणा एवं संवेग में जो हमने पढ़ा था द्वंद्व कैसे आता है, ये करूँ या वो करूँ, है ना, इस तरह की बातें जब होती हैं तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि मानव का जो व्यवहार है वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन, ये बदलते रहते हैं ना समय के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने, अब देखिए मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और विकार, विकार मतलब खराबी, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया, साइको एनालिसिस। तो देखिए वो भी चाह रहे थे साइको आईएएस और उन्होंने क्या बता दिया, साइको एनालिसिस। ओके, तो उन्होंने क्या स्थापित किया, मनोविश्लेषण एक पद्धति के रूप में स्थापित किया, ताकि क्या समझ सकें हम, मनोवैज्ञानिक विकार जो हैं उनको समझ सकें। डिप्रेशन हो गया है ना, और जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और भी जो डिजीज़ होती हैं DSM-5 की, इस तरह की जो भी डिजीज़ हैं उनको समझने के लिए क्या स्थापित किया, मनोविश्लेषण की पद्धति स्थापित की, साइको एनालिसिस स्थापित किया। किसने किया, सिगमंड फ्रॉइड का। और सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा, मानव व्यवहार को क्या बताया है, अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन। ये लाइन तो आपको घोट के पी जानी है। ओके, तो फिर ये उन्होंने स्थापित किया मनोविश्लेषण को, ठीक है। व्यवहारवाद के बाद कौन आए, बिग बॉस कौन आया, सिगमंड फ्रॉइड। फिर ये पढ़ेंगे आगे, हम बॉक्स 1.1 करेंगे। फ्रॉइड की मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की बहुधा लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया, ठीक है। तो फ्रॉइड की जो पद्धति थी, मनोविश्लेषण की पद्धति थी, उन्होंने क्या कहा कि मानव का जो स्वभाव है वो किसके लिए है, आनंद प्राप्ति के लिए, उसको आनंद मिलना चाहिए, ठीक है, उसको फील गुड सॉरी, उसको फील गुड होना चाहिए। मतलब जो भी मानव है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको क्या है, आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति करनी है, ठीक है। जिसमें से क्या कहा उन्होंने, बहुधा लैंगिक, ठीक है, जो लैंगिक की बात की उन्होंने, कि जो सेटिस्फेक्शन, जो आनंद चाहिए, ठीक है, उसकी बात की उन्होंने। इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया, ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस में है उसको बताया उन्होंने कि किस तरह से वो मोटिवेशन देता है, अभिप्रेरित बताया, ठीक है, कि जो इच्छाएं हैं उनकी आनंद प्राप्ति की, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए क्या है, अचेतन इच्छाएं जो हैं, ठीक है, जो सबकॉन्शियस में चल रही हैं, ठीक है। आपको कॉन्शियस में है कि आपको ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में क्या है, किसी के सबकॉन्शियस में होगा कि आनंद प्राप्ति आपको जिस भी वस्तु से होती हो, ठीक है, किसी से बात करके, किसी से मिल के, या किसी के साथ घूमने जाने पे, या फिर किसी की सेवा करने में, या फिर चांद पे जाने में, या फिर मंगल पे जाने पे, मतलब किसी भी चीज़ की जो आपके सबकॉन्शियस में है, ठीक है, कॉन्शियस में नहीं है, और वो चीज़ प्रैक्टिकली नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसकी बात है। और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली बहुधा लैंगिक की बात है ना, लैंगिक जो चीज़ें हैं वो पुरुष में भी एवं महिला में भी। एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनके दिमाग में सिर्फ लैंगिक जो इच्छाएं हैं, है ना, वो जो आनंद की प्राप्ति की बात हो रही है, उसको किसने बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन सी पद्धति से, मनोविश्लेषण की पद्धति से। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुधा लैंगिक, ये बात आप नोट कर लीजिए। ये लैंगिक जो शब्द है ये बहुत काम का है, क्योंकि जो मनोविश्लेषण पद्धति है, जो सिगमंड फ्रॉइड है, इनका पूरा ध्यान किस पे था, इस पे था।
तो आगे के वीडियोज़ में जब उनकी जीवनी पे हम बताएंगे, काम करेंगे, तो हम देखेंगे किस तरह से वो इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। ठीक है, ओके। फिर आते हैं अगले मानवतावादी, जबकि मानवतावादी परिदृश्य। ठीक है, अब ये चल रहा था कौन सा, हमारा गेस्टाल्ट वाला चल रहा था, फिर चला उसके बाद बिहेवियरिज्म वाला, फिर आए सिगमंड फ्रॉइड वाला, उसके बाद क्या चला, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मानवतावादी परिदृश्य ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी लोग कौन थे, कार्ल रॉजर्स एवं अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लो की थ्योरी आपने पढ़ी है नीड्स वाली, अभिप्रेरणा एवं संवेग चैप्टर में। ओके, तो जो चैप्टर देखे हैं वो वाला, वो समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाएं, ठीक है, जैसे मैस्लो की जो ट्रायंगल बनाए थे हमने अपने कोर्स में, उसमें क्या था कि हमने क्या किया, पहले खाने पीने की चीज़ें, फिर सुरक्षा आती है, उसके बाद और ऊपर आती है, और फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो मानव की स्वतंत्र कामनाएं, पहले उनकी कामना है ना कि पहले हमारी भूख मिटे, फिर हमारी सुरक्षा हो, फिर हम समाज के लिए कुछ कर सकें, और फिर अंत में एकदम आत्मजागरूक हो जाए तथा उनके विकसित होने की उद्दाम लालसाओं, है ना, लालसा है आपको हर किसी चीज़ की, एवं अपने आंतरिक विभवों के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। तो मानवतावादी आप ऐसे समझिए, आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, मान लीजिए आपकी रैंक 1 आ गई, ठीक है, आनी ही चाहिए। इसके बाद क्या होगा आप बताएं, आपकी लालसा बढ़ेगी। अब आप चाहेंगे कि आपका जो प्रदेश है आपको वहीं पोस्टिंग मिले, नंबर 2 की लालसा। फिर नंबर 3 लालसा क्या आएगी कि आपको क्या होगा नंबर 3 में कि अच्छा मेरे को अपना ही ज़िला मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। नंबर 4 क्या होगा कि मेरा घर और मेरा जो ऑफिस है वो एकदम पास हो, ठीक है। तो लालसाएँ आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। आपका जो आंतरिक विभव है कि मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया कि आदमी जो है आदि उसकी लालसाएँ बढ़ती जाती हैं, ठीक है, ओके। फिर क्या दिया उन्होंने, उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है। तो व्यवहारवाद क्या था, बिहेवियरिज्म क्या था, वातावरण में क्या है उस पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। इस तरह की बात की उन्होंने, ठीक है, व्यवहारवाद वालों ने, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इन विविध उपागमों ने आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास रचा। तो इतना सब जो हमने पढ़ा 1879 से स्टार्ट होके, फिर हमने गेस्टाल्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जॉन वॉटसन का बिहेवियरिज्म पढ़ा, फिर सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा, फिर ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ी जिसमें था हमने मानवतावादी परिदृश्य। इन सब को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास इस तरह से आया। इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है ना। 1879 जर्मनी लिप्जिग से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, बस उतना ही पुराना इतिहास है इसका, ज़्यादा पुराना नहीं है। तथा उसके विकास के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया। इनमें से प्रत्येक पक्ष की अपनी केंद्रिता है। तो हर जितने भी पक्ष थे सबने क्या बताया कि कोई ना कोई चीज़ पे केंद्र बिंदु रहा इनका, तथा वे मनोवैज्ञानिक जटिलताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो जटिलताएँ आती हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। प्रत्येक उपागम के अपने गुण एवं दोष हैं, ठीक है। हर एक थ्योरी का, हर एक लर्निंग का, हर एक चीज़ का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सिक्के के दो पहलू हर चीज़ के होंगे। इनमें से कुछ उपागमों का इस विद्याशाखा के विकास में आगे भी सहयोग रहा है। कुछ ऐसे उपागम रहे हैं इन सब में से जिसके बदौलत आज जो इस विद्याशाखा का विकास हुआ है उसमें सहयोग रहा है उनका। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर, ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट थे उनका जो पक्ष था और संरचनावाद, दोनों को मिला के क्या बनाया, संज्ञानात्मक परिदृश्य, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का विकास करते हैं, जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि गेस्टाल्ट में क्या था, ठीक है, और संरचनावाद में क्या था, जब खुद से पूछा जा रहा था कि मन की संरचना कैसे हुई, ये दो चीज़ें आपको मालूम है। इन दोनों ने ऐड होके प्लस होके क्या बना दिया, संज्ञानात्मक परिदृश्य, यानी कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का विकास, जो किस पर केंद्रित है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, ठीक है। आप पैदा हो गए, ठीक है, आपका जन्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आप दुनिया को जानने लगे, नहीं, किस तरह जाना आपने, ठीक है। संज्ञान यानी कॉग्निशन, ज्ञान होने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। आपको ज्ञान है लेकिन ज्ञान के पहले क्या होगा, संज्ञान होगा, ठीक है। ये आपको आज मालूम पड़ रहा है, लेकिन ज्ञान के पहले क्या होता है, संज्ञान। इसमें क्या आएगा संज्ञान में, चिंतन, ठीक है। आप किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा उसके बारे में चिंतन, अच्छा ये इंडिया का मैप है, इसमें यहाँ पे ये है, चिंतन करते हैं। समझ, आपको समझ होती है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पे क्यों है, ठीक है। या फिर इकोनॉमी में जब कोई जीडीपी नीचे जाती है तो बाकी चीज़ें कैसे होती हैं उसकी समझ होनी चाहिए। प्रत्यक्षण, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन प्रत्यक्षण तो आप समझ गए क्या होता है, स्मरण करना, फिर आपको क्या करना होता है, चीज़ों को याद करना होता है। फिर याद कर लिया, फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे आप, समस्या का समाधान करेंगे, तथा अन्य अनेक मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान विकसित होता है।
हम दुनिया को जान सकते हैं। तो कोई कहे कि हम दुनिया को जानते हैं तो वो किस आडंबर में है, या वो किस पिलर उसको पार करने होंगे? चिंतन का, समझ का, प्रत्यक्षण का, स्मरण करना एवं समस्या समाधान, उसको कहते हैं हम संज्ञान। यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सकें। तो आप जंगल में हैं, मान लीजिए आप जंगल में चले गए, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जंगल में आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी बैटरी डाउन होगी। बैटरी डाउन होगी तो क्या होगा? आपका संपर्क दूसरे जगहों से जल्दी टूटेगा। ठीक है। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ आपको नोट करना है अच्छी सी चीज़। ठीक है, ये एक प्रश्न आ चुका है, इस पर ध्यान दें। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मतलब कॉग्निशन वाले मानव मन को, जो मानव का मन है, उसको कैसे देखते हैं? कंप्यूटर की तरह देखते हैं, एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक है, मन किस तरह है? कंप्यूटर की तरह है, जो सूचना को प्राप्त करता है। आपके मन को कोई बात लगी, ठीक है, प्राप्त करता है, फिर प्रक्रमण करता है, ठीक है, उसका प्रक्रमण करता है, फिर रूपांतरण करता है, उसको इमेज में बनाता है, ठीक है, संचित करता है, उसको स्टोर करता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनर्प्राप्ति करता है। आपने आज मान लीजिए पढ़ी हड़प्पा की संस्कृति, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा कि धोलावीरा में टैंक था या नहीं था, आपने पढ़ लिया। अब ये क्या हुआ? आपने क्या किया? इसका पहले इसको सूचना की प्राप्ति हुई आपको, फिर आपने क्या किया? उसका प्रक्रमण किया, फिर क्या हुआ? रूपांतरण। आपने देखा अपनी आंखें बंद करके कि अच्छा धोलावीरा यहाँ था, वहाँ पे नहाने की जगह थी कि नहीं थी, या फिर मोहनजोदड़ो में नहाने की जगह थी कि नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? संचित कर लिया, आपके दिमाग में स्टोर हो गया, अच्छा धोलावीरा में जगह थी नहाने की कि नहीं थी। ठीक है, फिर अब जब एग्जाम में जाते हैं आप, तो क्या करते हैं? वहाँ से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो खींचते हैं कि अच्छा वहाँ पे था या नहीं था, इसको बात करनी है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनर्प्राप्ति। ठीक है, एग्जाम हॉल में क्या करते हैं आप? उसकी पुनर्प्राप्ति। तो एक कंप्यूटर में भी हम ऐसे ही करते हैं। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? एक फाइल बनाते हैं, फाइल को क्या करते हैं? सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको सेव रखता है, और जब हमको चाहिए होती है वो फाइल, हम उस फोल्डर में जाके उसको फिर से निकाल लेते हैं बाहर। तो आपका मन और कंप्यूटर एक तरह से काम करता है सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में। ठीक है, ऐसा किसने कहा? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने कहा। फिर आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्य को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। ठीक है, इस विचारधारा को कभी कभी निर्मितिवाद कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, समाज में और जो भौतिक वातावरण है उसमें क्या उन्होंने एक्सप्लोर किया, उस हिसाब से जो बनता है उसे कहते हैं निर्मितवाद। तो बाल विकास के विषय में पियाजे का सिद्धांत है ना, पियागेट का सिद्धांत जो था, हम बताएंगे आगे क्या है, को मानव मन के विकास का निर्मित परक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है ना, कहते हैं किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी उसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हमारा व्यवहार, हमारा बालपन सब निर्मित हुआ है ना। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन आप 6 फुट के हो गए, या फिर 5 फीट के हो गए, या एकदम 50 किलो के हो गए, ऐसा नहीं हुआ ना, आपका निर्माण हुआ धीरे 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 धीरे। तो पियागेट की थ्योरी है। उसी के साथ साथ रुस्की के एक अन्य मनोवैज्ञानिक व्यगोत्स्की ने आगे बढ़कर सुझाव दिया है कि मानव मन का विकास है ना, आपका जो मन है इसका विकास कैसे होगा? सामाजिक, आपके समाज में कैसा है, एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में देखा जाता है। तो व्यगोत्स्की के मुताबिक क्या था कि आपके जो मन का विकास हुआ है ये किस पे निर्भर करेगा? समाज पे, आपकी संस्कृति पे। एक कोरिया का बच्चा और एक अमेरिका का बच्चा में काफ़ी असमानताएं हो सकती हैं। ठीक है, समाज के रूप में या संस्कृति के रूप में। ठीक है, इसी के साथ साथ मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे पालना या किस तरह पेरेंटिंग करना भी एक कला है। ठीक है, आप बच्चों को हमेशा डांट नहीं सकते और हमेशा प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बीच एक सामंजस्य जो है उसके बारे में कहा जा कि होने वाली माता एवं पिता या फिर बच्चों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कि हो सकता है कि अमेरिका का एक पिता अपने बच्चे को जो 6वीं कक्षा में है कंप्यूटर लैपटॉप चलाने से मना नहीं करे, लेकिन उसी समय हो सकता है कोई भारतीय या फिर कोई एशिया का माता पिता अपने बच्चे को मना कर सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए। दूसरे शब्दों में, जहाँ पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वहीं व्यगोत्स्की का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मिति है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अद्भुत होती है। तो व्यगोत्स्की का क्या कहना है कि मन क्या है? एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मिति है, जो किसके बीच होती है? वयस्कों एवं बच्चों। वयस्कों में आपके माता पिता के साथ साथ आपके शिक्षक और आपसे बड़े लोग भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो एवं बच्चों के बीच जो अंतःक्रिया होगी, ठीक है, किसी ने किसी को डांट दिया, किसी ने किसी को चॉकलेट दे दी, इस पे निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन जो पियाजे हैं वो क्या मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। उनको मालूम होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, हमारे मन का जो निर्माण हो रहा है वो ओरिजिनल है, ठीक है, वो पियाजे का ऐसा कहना है। तो अब ये इनका किसका कहना सही है, किसका गलत है, ये सब देखेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी के लिए आप समझ गए कि हमने किस तरह मनोविज्ञान का विकास देखा, ठीक है। विल्हेम वुंड से लेके हमने vygotsky तक आ गए हैं हम अभी तक। तो हमने देख लिया किस तरह पाश्चात्य से ये विषय आया, कैसे इसकी दर्शन से बाहर निकला ये, ठीक है, फिर किस तरह से पहली प्रयोगशाला खुली, फिर किस तरह सिगमंड फ्रॉइड का आगमन हुआ, फिर किस तरह मानवतावादी परिदृश्य आया, फिर अब्राहम मास्लो की थ्योरी देखी हमने, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह निर्मितिवाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियागे और vygotsky की थ्योरी देखी, ठीक है। तो इस तरह हुआ मनोविज्ञान का विकास। चैप्टर काफ़ी लंबा था क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप सीधे सीधे सवाल हल कर सकते हैं एवं अपने थोड़े विवेक से उत्तर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। बेसिक से मास्टर सीरीज़ का ये पहला थोड़ा सा टफ लेसन है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स हैं, काफ़ी सारा डेटा है, इसलिए लेक्चर लंबा है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे भारत में मनोविज्ञान का विकास। तो इसी के साथ साथ जो कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको बता दें कि आपके लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। अभी प्रेरणा एवं संवेग आपका हो चुका है और इस सीरीज़ में आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहें वीडियो के साथ। और जो हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो 30 तारीख के पहले जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि 30 तारीख के बाद देखिए जैसे जैसे समय कम होगा आपको समय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे फ़ीस ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए आप प्रयत्न करें कि अभी कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और तुरंत अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।